हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कॉपर के निष्कर्षण से प्राप्त कॉपर में उपस्थित इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए कॉपर का शोधन करेंगे। यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉपर का निष्कर्षण किया था, कॉपर को मुक्त किया था। इस समय हमारे पास कॉपर मुक्त अवस्था में तो आ चुका है, लेकिन अभी भी वो 100% प्योर नहीं है। अभी भी वो दैनिक जीवन में उपयोग में लेने योग्य नहीं है। अतः हमें उसे शोधित करना होगा, उसके अंदर उपस्थित अपद्रव्यों को हटाना होगा। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉपर इसके अंदर मात्र 98% होता है। शेष 2% अशुद्धियाँ किस किस धातु की हो सकती हैं? गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, आयरन, लेड, जिंक। इन सभी धातुओं की अशुद्धियाँ व कुछ सूक्ष्म अन्य अपद्रव्य भी होते हैं। तो ऐसे में इन अपद्रव्यों को हटाने के लिए हमें इस कॉपर का शोधन करना आवश्यक होता है। तो आइए समझते हैं कि कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें किन किन विधियों का प्रयोग करना होता है। तो हमारे पास कॉपर को शुद्ध करने के लिए दो महत्वपूर्ण विधियां हमारे पास हैं। पहली विधि को हम पोलिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी हरी लकड़ी की बल्ली द्वारा, यानी जो हरा लकड़ी भी होगा या हरे बांस की बल्ली होगा, उसी के द्वारा हम पॉलिंग करेंगे, यानी अच्छी तरह विलोडित करेंगे। तो ऐसे में हमें इससे 99.5% कॉपर प्राप्त मिलेगा, यानी हमारा कॉपर शुद्ध होकर 99.5% हो जाएगा। अभी भी इसमें 0.5% इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। और दूसरी विधि हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी वैद्युत अपघटन विधि। और वैद्युत अपघटन विधि धातुओं के शोधन के लिए सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इससे धातु का कितना परसेंट निकलता है? इससे धातु हमारी 99.99% तक प्योर हो जाती है, यानी सब मिला के 99.9% तक प्योर हो जाती है। यानी धातुओं के शोधन की सबसे उत्तम विधि के रूप में आपका वैद्युत अपघटनी विधि होती है। तो ऐसे में हम सबसे पहले पॉलिंग विधि की चर्चा करते हैं, यानी इसका वर्णन करते हैं। तो पॉलिंग विधि को कैसे समझाना होगा, किस प्रकार हमें इसका वर्णन करना होगा, आइए समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जो कल हम लोगों ने फफोलेदार कॉपर प्राप्त किया था, यानी पिछले प्रकरण में हमने जो फफोलेदार कॉपर प्राप्त किया था, उस फफोलेदार कॉपर में थोड़ा सा सिलिका मिलाएंगे, यानी SiO2 मिलाएंगे, और उसे मिलाकर एक परावर्तनी भट्ठी की तली में उच्च ताप पर गलाएंगे और वायु की उपस्थिति में गलाएंगे। ध्यान रहे, परावर्तनी भट्ठी में वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी वायु की धारा प्रवाहित होनी चाहिए, और वायु की धारा तीव्रता से प्रवाहित की जाती है इसके अंदर। तो ऐसे में तीव्र वायु की उपस्थिति में जब फफोलेदार कॉपर परावर्तनी भट्ठी के अंदर गर्म होता है तो वो पिघलने लगता है, और धीरे धीरे उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर वाष्पशील रूप में मुक्त हो जाती हैं, या फिर सिलिका के साथ क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो अशुद्धियाँ थीं वो कैसे दूर हो रही हैं? वायु के साथ ऑक्सीकृत हो रही हैं। ऑक्सीकृत होकर या तो वो वाष्प बना के निकल जा रही हैं, या फिर जो थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ इस रूप में भी जा सकती हैं कि सिलिका के साथ क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी दो कंडीशन में यहाँ से अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। लेकिन इस प्रकरण के दौरान एक परिवर्तन और हो जाता है कि हमारा जो कॉपर होता है वो भी वायु के साथ कुछ मात्रा में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कॉपर भी कुछ मात्रा में वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो आपने देखा कि भाई हमने कॉपर का शोधन करना शुरू किया पॉलिंग विधि द्वारा,
तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले फफोलेदार कॉपर में थोड़ा सा सिरका मिलाया, यानी सिलिका SiO2 जिसे कहते हैं, मिला के, रेत भी इसे हम कहते हैं, तो रेत भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे, दोनों को मिला के एक परावर्तनी भट्टी की तली में उच्च ताप और वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इस दौरान जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ऑक्सीकृत होकर वाष्प के रूप में पृथक हो जाती हैं या फिर सिलिका के साथ क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरीके से अशुद्धियाँ तो मुक्त हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, लेकिन एक परिवर्तन उसमें और हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। जैसे जो कॉपर है वो भी वायु की उपस्थिति के कारण कुछ मात्रा में ऑक्सीकृत होने लगता है। वायु की उपस्थिति में कॉपर भी कुछ मात्रा में ऑक्सीकृत होने लगता है और ऑक्सीकृत होकर ये क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O में बदल जाता है। तो ऐसे में हमें कॉपर को परिवर्तित नहीं करना है, बल्कि हमें कॉपर को और शुद्ध करना है। तो जो कॉपर ऑक्सीकृत हो रहे हैं इस क्रिया के दौरान, उन्हें कैसे पुनः शुद्ध कॉपर के रूप में लाया जाएगा, इसके लिए हमें एक और कार्य करना होगा। परावर्तनी भट्टी से हम उस गलित मिश्रण को बाहर निकाल लेंगे और अब हरे लकड़ी से या फिर हरे बांस की बल्ली से उसे भली भांत बिलोडित करेंगे, खूब अच्छी तरह नचाएंगे, चलाएंगे या झलेंगे, जिसको हम बिलोडित करना कहते हैं, यानी उसे अच्छी तरह मथेंगे। तो ऐसे में हरे लकड़ी से हाइड्रोकार्बन मुक्त होता है। वो हाइड्रोकार्बन का कॉपर के साथ जो कॉपर ऑक्सीकृत हुए हैं उसमें से उपस्थित ऑक्सीजन को खींच लेता है, अर्थात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और कॉपर को अपचयित कर देता है। यानी सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि जब हम हरे लकड़ी के बल्ली द्वारा उसे बिलोडित करते हैं, कॉपर के विलयन को बिलोडित करते हैं, तो उस दौरान हरे लकड़ी से निर्मुक्त होने वाली हाइड्रोकार्बन गैसें वो क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर में ऑक्सीकृत कर देती है। यानी जो हमारा कॉपर ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया था वो पुनः अपचयित होकर अलग हो जाता है, क्योंकि क्यूप्रस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हाइड्रोकार्बन ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए हमारा कॉपर अपचयित हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमारा कॉपर शुद्ध हो जाता है। इस विधि से जो कॉपर हमें प्राप्त होता है शोधन के पश्चात वो कितना प्योर होता है, 99.5% प्योर होता है। अभी भी इसमें 0.5% अशुद्धियाँ शेष रह जाती हैं। तो ऐसे में इससे भी उत्तम विधि हमारे पास और भी होना चाहिए, यानी इस विधि से हमें बहुत ज़्यादा शुद्ध धातु नहीं मिल पाती। यही कारण है कि इसे हम उत्तम विधि के रूप में नहीं जानते। ठीक है, तो ये था पोलिंग प्रोसेस जिसके जरिए हमने कॉपर का शोधन किया, परंतु इससे हमें 99.5% सांद्रता वाला ही कॉपर प्राप्त हुआ। ठीक, और अब हम सेकंड प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। और दूसरी विधि हमारे पास कौन सी है, वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विधि है, वैद्युत अपघटन विधि या वैद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यही नहीं, किसी भी धातु के शोधन के लिए सबसे उत्तम विधि होती है, क्योंकि इससे धातुओं का सांद्रता या धातुओं का शोधन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, अर्थात इससे धातुएं मैक्सिमम प्योर होती हैं। तो क्या है ये विधि, कैसे इसका वर्णन करेंगे, आइए हम लोग इसका वर्णन करते हैं और इसे अच्छी तरह समझते हैं। तो इस विधि के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमें अशुद्ध कॉपर यानी फफोलेदार कॉपर प्राप्त हुआ है, या जो भी हमारे पास अशुद्ध कॉपर होंगे, उन्हें हम पहले छड़ों के रूप में या प्लेटों के रूप में परिवर्तित कर लेंगे और फिर उनको एक सेल पात्र में, एक कंटेनर में
कॉपर सल्फेट विलयन रखकर उसमें डुबो देंगे और प्रत्येक अशुद्ध कॉपर के प्लेटों को किसी तार से या सुचालक तार से, परिपथ से भी कह सकते हैं, किसी परिपथ से जोड़कर उन्हें एक उच्च वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थात प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं, जो कैथोड का काम करती है। यानी हमारा जो अशुद्ध धातु का प्लेट होगा जिसका हम शोधन करना चाहते हैं, वो प्लेट किसका कार्य करेगा? कैथोड का कार्य करेगा, ऋण प्लेट का कार्य करेगा। और उसी विलयन के अंदर कुछ और प्लेटें शुद्ध कॉपर धातु का डुबो देते हैं और उन्हें भी एक परिपथ से जोड़कर उच्च वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या प्रेरण कुंडली से कनेक्ट कर देते हैं। ये प्लेटें जो शुद्ध धातु की होती हैं, शुद्ध कॉपर धातु की होती हैं, वो एनोड यानी धन प्लेट का कार्य करती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास एक सेल कंटेनर होगा। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या भर लिया है? कॉपर सल्फेट का विलयन भर लिया है। याद रहे, वैद्युत अपघटनी विधि से जिस भी धातु का हमें निष्कर्षण करना होता है, हम उसी धातु के किसी लवण का जलीय विलयन भर लेते हैं। ठीक। और अब उसमें हमने सबसे पहले अशुद्ध धातुओं के प्लेट यानी अशुद्ध कॉपर धातुओं का प्लेट इसमें डुबोया और इन सभी को कनेक्ट करके क्या बना दिया? एक तार के माध्यम से कैथोड बना दिया। और कुछ शुद्ध कॉपर की छड़ें भी हमने ले ली या प्लेट भी हमने ले ली और इनको भी इसी में डुबोकर और इनको क्या कर दिया? इनको एनोड के रूप में स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से अब दोनों इलेक्ट्रोडों को जैसे ही किसी प्रेरण कुंडली से जोड़कर धारा का प्रवाह किया जाता है, धारा के प्रवाह से वैद्युत अपघटन क्रिया प्रारंभ होती है। इस दौरान कॉपर सल्फेट का विलयन अपघटित होने लगता है, आयनित होने लगता है। इसका आयनन इस प्रकार होगा, यहां हम देख सकते हैं Cu SO4 gives out Cu2 positive प्लस SO4 नेगेटिव। तो ये आपका रिएक्शन है जो कॉपर सल्फेट आयनित होकर Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में परिवर्तित हो रहा है। इस दौरान जो हमारा मेन धनायन है यानी Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये किसकी तरफ गतिमान होगा? ये कैथोड की ओर भागेगा, क्योंकि ऋण आयन हमेशा किसकी तरफ अभिगमन करती है? धन प्लेटों की ओर। धनायन हमेशा ऋण प्लेटों की ओर अभिगमन करती हैं। तो ऐसे में हमारा ऋण प्लेट यानी कैथोड, अब इस पर जैसे ही Cu2 पॉजिटिव आयन आता है, ये इस पर अपचयित हो जाता है। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके ये Cu सॉलिड के फॉर्म में मुक्त हो जाएगा। ऐसे में हमारा Cu2 पॉजिटिव अपचयित हो जा रहा है Cu में। तो ये Cu आपका 2 पॉजिटिव Cu में कहाँ परिवर्तित होकर कहाँ आ जाएगा? ये कैथोड पर आकर जमा हो जाती हैं, यानी कैथोड पर ही ये जाके एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार कॉपर के आयन जब विलयन में कैथोड पर जाकर मुक्त हो जाएंगी और इसके अंदर कॉपर आयन की कमी होने लगती है, तो धीरे धीरे अशुद्ध क्षण से कॉपर परमाणु आयनित होने लगता है और ये पुनः विलयन में आयन के रूप में परिवर्तित होने लगता है। यानी अब हम रिएक्शन इस प्रकार दिखा सकते हैं कि अब कहाँ पे क्रिया हो रही है? अब एनोड पर क्रिया होने जा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्रिया आपका कहाँ था? कैथोड पर था। और दूसरी क्रिया अब हम एनोड पर दिखाएंगे। तो कैथोड पर हमारे पास ये रिएक्शन हुआ और एनोड पर कौन सा होगा? एनोड पर, एनोड कौन सा है? ये अशुद्ध कॉपर की क्षण है ये। तो इस पर क्या होता है? इससे पहले से ही क्या है? कॉपर के परमाणु है। ये धातु का, कॉपर धातु का बना हुआ है ना, तो इसमें कॉपर धातु के परमाणु है, यानी कॉपर के परमाणु है और कुछ इम्प्योरिटीज हैं। तो इसमें जो कॉपर के परमाणु होते हैं वो धीरे धीरे सॉलिड, कॉपर सॉलिड, वो धीरे धीरे विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन के रूप में मुक्त हो जाते हैं। किस रूप में मुक्त हो जाते हैं? विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन के रूप में मुक्त हो जाते हैं। यानी कौन सी क्रिया करते हैं? ये ऑक्सीकरण कर रहे हैं। आपका कॉपर परमाणु किस रूप में? कॉपर आयन के रूप में क्या हो जा रहा है?
ऑक्सीकृत हो जा रहा है और ऑक्सीकृत होकर कहाँ आ जा रहा है, विलयन में आ जा रहा है। इस प्रकार पुनः Cu2 पॉजिटिव आयन जो विलयन में आएंगे वो फिर से एक बार कैथोड पर जाकर अपचयित होंगे और वहीं पे एकत्रित हो जाएंगे। इस तरीके से विलयन से समस्त Cu2 पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाकर एकत्रित होते रहेंगे शुद्ध अवस्था में। और अशुद्धियां क्या होंगी, अशुद्धियां जो भी इस क्षण में अशुद्धियां थी वो धीरे धीरे पिघल कर कहाँ चली आएंगी, इस कंटेनर के तली में बैठ जाएंगी, जिन्हें हम एनोड मड या फिर एनोड पंख के नाम से जानेंगे। तो किस नाम से इनको जाना जाता है, जो अशुद्धियां टैंक की पेदे में नीचे बैठ जाती हैं, चूंकि वो आयोनाइज हो नहीं पाएंगी तो वो क्या होंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी। तो ऐसे में उनको हम क्या नाम देते हैं, एनोड मड, उनको हम एनोड पंख कहते हैं। याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है तो धातुओं के मुक्त होने के बाद, धातुओं के अलग होने के बाद जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हमेशा हम एनोड पंख कहते हैं, क्योंकि ये एनोड से मुक्त होकर टैंक में बैठ रही हैं, इसीलिए इनको एनोड मड या एनोड पंख के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो भी कॉपर धातु हमारे पास आया है शुद्ध अवस्था में, वो कॉपर के शुद्ध छड़ पर ही एकत्रित हुआ है। जब ये धातु ये छड़े जो अशुद्ध छड़े हैं कॉपर की, ये जब धीरे धीरे पिघल कर गल कर समाप्त हो जाती हैं तो इनके स्थान पर नए छड़ लाकर लगा दिए जाते हैं, और जो हमारे पास शुद्ध कॉपर की छड़े हैं उन पर जो धातुएं कलेक्ट हुई हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है और हमें शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त होती रहती है। इस विधि से कॉपर 99.9% प्योर हो जाता है, इसीलिए यह विधि परिशोधन की या शोधन की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। तो आपने देखा इस प्रकार से वैद्युत अपघटनी विधि से कॉपर का शोधन किया गया। तो आप कॉपर के शोधन के पहली विधि में सिर्फ प्रोसीजर का वर्णन देंगे, इसमें कोई फिगर नहीं बनाना है। और दूसरी विधि में वैद्युत अपघटनी विधि में उसका ये सेल है वैद्युत अपघटनी शेल, इसे बना के नामांकित पूरा वर्णन करना होगा। और आप लोग जैसा अभी हमने वर्णन किया है वैसा ही आप अपने नोट में भी लिख देंगे, ठीक है। हालांकि हम आपको नोट भी उपलब्ध करवाते रहेंगे व्हाट्सएप के जरिए, तो वहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी होगी कि आप लोग इसको देखकर लिखें, अपने मन से लिखें। अभी पिछले जो भी वीडियोस हमने पीछे पोस्ट किए हैं, जो आप लोगों ने देखा है, हमने देखा कुछ बच्चे उसको देखकर बहुत ही बढ़िया नोट बना रहे हैं, बिल्कुल हूबहू जैसे बताया जा रहा है वैसे ही सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे हैं। तो मैं सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि सारे बच्चे हमारे जो भी इस वीडियो को देखेंगे और विशेषकर अगर वो नोट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर वो नोट तैयार कर लें। स्वतः नोट तैयार करेंगे तो बेहतर होगा, और बाकी तो हम आपको उपलब्ध करवा ही देंगे, पर एक प्रयास आपका स्वयं होना चाहिए।